हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और कल वाली क्लास में हमने प्रिपरेशंस कंप्लीट कर ली थी सारी की सारी। और इसके अलावा हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कुछ हेलो एल्केन्स और हेलोजेन्स की, वो भी हमने पढ़ ली थी। तो यहाँ तक का टॉपिक हमने कल कवर किया था। आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ऐसा है कि आपको कोई भी क्लास का एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिशन क्लास का एग्जाम हो, फर्दर आगे तक अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो बहुत काम आएगा। जितने भी बातें आज मैं बताऊंगा, आज से मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ बातें बतानी आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन जो बोलूंगा, जो बताऊंगा, वो सारी इंपॉर्टेंट है। हर तरह का क्वेश्चन आपका उससे सोल्व होगा जो बताऊंगा। बहुत सर्च करके और बहुत बहुत देख के मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी थ्योरी लिख दिया। जो मेन मेन पॉइंट्स क्वेश्चंस के बनते हैं, जहां से क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, आपके सारे पॉइंट में डिस्कस किए हैं। कोई रह गया हो तो अलग बात है, बट मोस्टली मैंने कोशिश किया कि 90% आपके 99% आपके जो सारे पॉइंट्स है किसी क्वेश्चन से वो कवर हो जाए। फिर भी कुछ होगा तो आप मुझे बताइएगा। तो आज का जो टॉपिक है भैया, इन लेक्चर्स को आगे मिस मत कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को बताइएगा अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो, कि हाँ मजा तो आया, हम पढ़ना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कुछ तो नहीं मैं कहूंगा इस बारे में, आपकी मर्जी है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हम जो पढ़ रहे हैं भैया, आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के इस टॉपिक से ही आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। मैं इसको जो है लिख रहा हूं, क्या क्या लिख रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर की जान कह सकता हूं इसको मैं, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन है भैया, बहुत बहुत क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन पीछे वालों में से नहीं है जितने क्वेश्चन इससे हैं। अगर आप एनसीईआरटी को भी देखते हो, एक्सरसाइज को भी देखते हो उसके एनसीईआरटी की, तो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहां से मिलते हैं। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट मिलते हो यहीं से। ओके, तो आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। स्टार्ट करेंगे आज हम पढ़ना। केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले जो बातें यूज होंगी इसके अंदर, वो सारी मैं आपको बताऊंगा बेसिक सी। हालांकि वो 11वीं की जीओसी में आती हैं, बट फिर भी मैं उसको यहाँ बताऊंगा दोबारा से, क्योंकि कुछ बच्चों को मुझसे, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमने 11वीं में शायद नहीं पढ़े हैं टॉपिक ये वाले, तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। तो मैंने वो भी कोशिश की है साथ में डालने की, कि जिन +1 के टॉपिक्स का यहाँ यूज होना है, उन टॉपिक्स को भी मैंने साथ में यहाँ पर इंक्लूड किया है, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए टॉपिक को समझने में। इससे थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाए, एक दो क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, बस इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। इसका फायदा ही है, आपको कुछ समझ में आएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए तो केमिकल प्रॉपर्टीज की आज हम बात करेंगे। देखिए भैया जी, ओ भैया जी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है ना, हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है, वो जनरली 4 तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। 4 तरह की। हालांकि वैसे तो बहुत सारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट मेनली जो है, जनरली जो है, ज्यादातर 4 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोड़ ही नहीं सकते। ये रिएक्शन जो है जनरली हेलो एल्केन करते हैं, हेलो एरीन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं करते नहीं है। एक आधी रिएक्शन ऐसे बताऊंगा आगे जाके, बट मोस्टली जो केसेस हमें पढ़ने हैं वो हेलो एल्केन के ही पढ़ने हैं। हेलो एल्केन ही मोस्टली जो है ये रिएक्शन शो करती है, हेलो एरीन नहीं करती है। कोई कोई कर देती है, बट वो किन कंडीशंस में करेंगे आगे पढ़ेंगे हम। बट मोस्टली जनरली हमें जो पढ़नी है वो हेलो एल्केन के लिए ही पढ़नी है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूं तो एनएसआर। आगे जाके मैं इसको एनएसआर वर्ड यूज करूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, तो इसलिए पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, चलिए जी, भेजे में उसी बात, भेजे में उसी बात। नाश्ता करके आए हो? कहेंगे सर हम तो रात को देख रहे हैं वीडियो, तो डिनर कर लिया होगा। सर हम दोपहर को देख रहे हैं तो ब्रेक लंच कर लिया होगा, है ना। हो सकता है किसी ने नाश्ता ही किया हो दोपहर के टाइम पर, उठते ही लेट है, कई तो 12-12 बजे उठते हैं, है ना, तो वो भी हो सकता है। चलिए, दूसरा, दूसरी जो रिएक्शन हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपने 11वीं में पढ़े हैं भैया जी, इसलिए मैं इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आपने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी है 11वीं में, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, रिंग चेन आइसोमराइज्म रिएक्शन, बहुत तरह की रिएक्शंस होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो उनमें से ही हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड किस तरह की रिएक्शन कर सकता है। सेकंड रिएक्शन हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं
एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी जनरली हेलो एल्केन ही शो करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ी सी कम लेकिन इंपॉर्टेंट है, आती है अभी, यहां से क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तीसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मेटल्स के साथ रिएक्शन। मेटल्स के साथ रिएक्शन ये भी जनरली दोनों कर सकते हैं, हेलो एल्केन भी करते हैं, कुछ केसेस में हेलो एरीन भी कर लेते हैं। उसकी कुछ रिएक्शंस हम देखेंगे जहां पर हेलो एरीन भी मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है। मोस्टली तो हेलो एल्केन ही करता है। इन दो के बारे में एमएस चौहान बुक के अंदर बहुत क्वेश्चन है भैया, 2 चैप्टर ही इन 2 रिएक्शंस के बेस पे है, इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी जो बुक मैंने आपको बताई थी हिमांशु पांडे सर की, जे फॉर जेई, उसके अंदर भी इनसे बहुत क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर इससे भी बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं भैया लेवल 2 में, मेटल्स के साथ रिएक्शन करने पे, उससे वो गिग्नार्डिएट बनता है और फिर वो गिग्नार्डिएट की रिएक्शंस दिखाई हुई है आगे, तो इससे भी बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो छोड़ ही नहीं सकते हम, पहली वाली तो दोनों में आएगी, ये भी नहीं छोड़ सकते हम क्योंकि ये आती है तो ये भी आती है साथ में, समझ में। ठीक है, हाँ यहां से क्वेश्चन थोड़े कम हो जाते हैं लेकिन आते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है जो सिर्फ कौन शो करता है, जो सिर्फ हेलो एरीन ही शो कर सकते हैं, और उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। ये तो हर चैप्टर में आएंगे भैया बार बार, क्योंकि जहां भी एरीन कंपाउंड होंगे वहां पर ये रिएक्शन होंगी। पहली बात बता रहा हूं आपको ये, कि जहां भी एरीन के कंपाउंड होंगे वहां पर ये रिएक्शन होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज ईएसआर हम बोल सकते हैं, और ये हेलो एरीन ही करेंगे, बस हेलो एरीन ही करेंगे ईएसआर रिएक्शन। ठीक है, तो ये 4 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, इससे रिलेटेड रिएक्शंस हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो इन चारों तरह से आते हैं, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया। बहुत टाइम लेके इजीली आराम से बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, बहुत अच्छे समझिएगा। जो बच्चे जेई की और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सोल्व करके देखिएगा। अगर आपके क्वेश्चन सोल्व ना हो तो मुझे कहिएगा कि सर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं। कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए आपको, मैं कंसेप्ट अप्लाई करना सिखा दूंगा, बट क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे सारे के सारे कि कैसे करने हैं। और भी आपका क्वेश्चन रुकता है कहीं ना कहीं, कोई क्वेश्चन ऐसा है सर ये नहीं हुआ, तो मुझे बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। बट मैंने देखा है कि बच्चे अगर यहाँ से कंसेप्ट पढ़ लेते हैं में से, तो उनके क्वेश्चन बेसिकली नहीं रुक रहे हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो यहां तक कोई दिक्कत आई? नहीं आई, आने भी नहीं चाहिए। चलिए जी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन के बारे में हम आज बात करेंगे, शुरू करेंगे इसको हम। यही थोड़ी सी लंबी टॉपिक है, पहले वाला ही, तो इसमें हमारे शायद लगता है कि 2 क्लास 3 क्लास लग जाए, 3 क्लास तो लग ही सकती हैं, तो इसको ही ध्यान से समझिएगा। एमएस चौहान सर बुक के अंदर भी इसके 2 चैप्टर दिए हुए भाई, नहीं सॉरी एक ही दिया हुआ है, एक एलिमिनेशन का दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से करते हैं। चलिए, तो हम हेडिंग बना ले पहले, न्यूक्लियोफिलिक। मेरी कहीं भी अगर स्पेलिंग में मिस्टेक मिले ना आपको, तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। फटाफट, कई बार लिखने बोर्ड में ध्यान नहीं रहता कि क्या वर्ड हम आगे पीछे लिख गए, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा इसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए भाई, 2 वर्ड इसके अंदर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेस करना है, अदला बदली करनी है, एक्सचेंज नहीं करना है, रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? ये कोई भाई साहब बैठे हैं एक्स, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी तो हेलो एल्केन की पढ़नी है ना। ये जो एक्स है ना, ये एक्स, इस एक्स को ना, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना, कोई न्यूक्लियोफाइल आता है ये। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कैसा होता है, वो बताऊंगा थोड़ा सा आगे मैं आपको, बट थोड़ा समझ लीजिए अभी। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसको आंखें दिखाता है, आंखें, इस एक्स को क्या दिखाता है, आंखें दिखाता है। और ये बेचारा एक्स है ना, ये बेचारा एक्स, इसकी आंखों में डर जाता है, कहते हैं ना भैया ना, हम चले, तुम आ जाओ, बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम आ जाओ, हम चले जाएंगे। वो चला गया छोड़ के। तो इसने क्या किया, इस न्यूक्लियोफाइल ने, देखो ये भी जाने के बाद कैसा है, नेगेटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन आपने +1 में पढ़ी है कि ऐसे कोई भी केमिकल स्पीसीज विच हैव नेगेटिव चार्ज और एक्स्ट्रा लोन पेयर न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है। कोई भी एनायनिक स्पीसीज
एनायनिक स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। ये सब आपने पढ़ा हुआ प्लस वन में, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। ऐसे स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल था, इसने क्या किया, इसको हटा दिया, ये देखो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल ही बन गया एक तरीके से, है ना। तो बेसिकली क्या है कि जब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसने आंखें दिखाई ना, आंखें कौन दिखाता है, आंखें हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इंसान दिखाता है, किसको, कमजोर को। तो ये एक स्ट्रॉन्ग है भैया जी, दादा है, ये दादा अपने एरिया का दादा है, कहता है ओए चल निकल यहां से। ये बेचारा वीक सा न्यूक्लियोफाइल, शरीफ सा बेचारा, छोड़ के अपना घर और भाग लेता है और उसके घर पे कब्जा कौन कर लेता है, वो बस्ती का दादा जो है वो उस पर कब्जा कर लेता है। तो वो कहता है कि भैया ये जो पूरा काम हो गया ना, इस पूरे काम को ही क्या कहा है उसने, इस पूरे काम को ही उसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे और उसके जगह पे खुद प्रोडक्ट बना ले, उसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें दो बातें आपको दिख रही है, देखिए पूरी रिएक्शन किस बात पर निर्भर करती है पूरी रिएक्शन जनरली दो बातों पर निर्भर करती है, एक जो आने वाला है और जो जाने वाला है। यही तो बात है ना, अगर ये जाने वाला इससे स्ट्रॉन्ग होता तो ना जाता, ये आने वाले से स्ट्रॉन्ग है ना, तभी तो जा रहा है ना। इसका मतलब आने वाले पे और जाने वाले पे डिपेंड कर रही है। जो आने वाला है दैट इज एंटरिंग ग्रुप, एंटर कर रहा है ना मूवी में, अब इसकी एंट्री हुई है स्टोरी में, तो एंटरिंग ग्रुप किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। एक एक बात को समझिएगा बेटा आराम से, बिल्कुल मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी प्रकार की जल्दी नहीं है, आराम से समझेंगे हम, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझेंगे धीरे धीरे। जो जाने वाला है, जो छोड़ के जाएगा, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, वो क्या है, वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तभी तो गया है। तो सारा का सारा खेल जो है ना, वो इस एंटरिंग ग्रुप पर और इस लिविंग ग्रुप पर ही टिका हुआ है। सारा काम जो है ना इसी का है, इसी को समझना है हमें कि कब जाएगा, कब आएगा, कैसे जाएगा मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है भाई सॉरी। कैसे जाएगा, कैसे आएगा, क्यों जाएगा, है ना। तो सब बातें यही है, आने जाने की बात हमें समझनी है। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत किसी बच्चे को आई हो तो बताएं भाई, समझ में आया सब, क्या करना है हमें। चलिए जी, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको आगे भी बताऊंगा लिविंग ग्रुप के बारे में भी, क्योंकि दोनों के बारे में डिस्कस करना है ना हमें। तो उसके बाद फिर हम घुस जाएंगे अच्छे से रिएक्शन के अंदर, लेकिन उससे पहले इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल ही इन दोनों का है। अगर इस खेल को समझ गए तो रिएक्शन समझ गए, और अगर इस खेल में फिसड्डी हो गए तो भैया जी आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। स्टोरी, मूवी की स्टोरी समझनी है तो स्टोरी शुरू से देखनी पड़ती है, इंटरवल के बाद देखोगे तो मजा क्या रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो चलिए, मैं न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन को साफ नहीं कर रहा हूं, बाकियों को मैं साफ कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसकी अभी जरूरत दोबारा से पड़ेगी। मजा आ रहा है ना कि नहीं आ रहा, बता दीजिएगा ऑर्गेनिक पढ़ के। देखिए भाई, अब न्यूक्लियोफाइल की बात मैंने आपकी की कि ऐसी कोई भी केमिकल स्पीसीज जो एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज हो या न्यूट्रल भी हो सकती है, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो डोनेट कर सकता है तो वो न्यूक्लियोफाइल है। जो डोनेट करते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, बेस की तरह। हालांकि उसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताऊंगा अलग से मैं, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हमें पढ़े हैं, पढ़ने भी चाहिए, जैसे कि टेंग 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 OH नेगेटिव, इसके अलावा इसी से बना लो H2O, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसीलिए फिर तो इसको भी बना लो, इसके पास भी लोन पेयर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बताऊंगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे इनके बारे में दोबारा से, बट मैं फिलहाल थोड़े बहुत एग्जांपल दे रहा हूं आपको। Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, Br नेगेटिव,
F नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो इन सभी को क्या बोलते हैं? इन सभी को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। H नेगेटिव, R नेगेटिव। ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारे? ये सभी हमारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं बेसिकली। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके नेगेटिवली चार्ज भी हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब एक बात बड़ा ध्यान समझिएगा बेटा जी, क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लेते हैं, बोर्ड के अंदर पूछ लेते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा? मैंने अभी आपसे कहा कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है उसको तो हम पढ़ के आए हैं कि वो तो एक लुईस बेस होता है। इसका मतलब जितने भी न्यूक्लियोफाइल है वो एज ए बेस काम कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? जितने भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है। बेस भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं। दैट मींस कि न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह काम करता है? बेस की तरह काम करता है। लेकिन ऑर्गेनिक में ये काम बदल जाता है। इनऑर्गेनिक में हम इसको न्यूक्लियोफाइल और बेस सेम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही न्यूक्लियोफाइल भी, यही बेस भी है। लेकिन ऑर्गेनिक में हमें थोड़ा सा इसको डिफरेंस करना पड़ता है। वो डिफरेंस क्या है? मुझे आपको वो डिफरेंस समझाना है। वो डिफरेंस देखिए कि अगर ये स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज में एनी भी मान लेता हूं, चलिए मैं क्या नाम दूं इस नाम को, मैं क्या नाम दूं? ऐसे मान लेते हैं, कोई भी ऐसा है। ठीक है, ऐसा अच्छा लग रहा है यार, ए मान लेते हैं। ये ए कोई स्पीसीज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकता है एक्स्ट्रा, बट मैं नेगेटिव मान के चलो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, देखिए अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन अब अगर अपने ये इलेक्ट्रॉन किसी H पॉजिटिव को देता है, H पॉजिटिव को दे रहा है, तो हम कहेंगे कि जो ये है ना, ये बेस है। क्या है? बेस है। बहुत काम की चीज बता रहा हूं भैया जी, लगने में सकता है तो पड़ी हुई है, सर पता है हमें, काम आएंगी बहुत सारे आगे जाके अभी। लेकिन अगर यही अपने इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन पॉजिटिव को, या कैसे हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी हो सकता है, O पॉजिटिव हो सकता है, N पॉजिटिव हो सकता है, C, जनरली हम ऑर्गेनिक में C पॉजिटिव भी देखते हैं ना, तो अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन C पॉजिटिव को दे रहा है, C पॉजिटिव को जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम हो सकता है, बट हमारे ऑर्गेनिक में हम जनरली C ही यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको C ही बता रहा हूं, वरना कोई धक्का नहीं है। तब ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो एक डिफरेंस तो मैंने आपको ये समझा दिया कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल को हम बेस तभी कहेंगे ऑर्गेनिक में जब वो अपने इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को देगा, वरना वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल ही कहलाएगा। ये पहली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चा? समझा दो, बता दो। अब दूसरी बात बता देते हैं आपको। हालांकि वो पॉइंट्स आपके आ सकते हैं कहां पे? जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो जेईई नीट के अंदर, तो जो आपके क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, या आपको एक दो स्टेटमेंट देते हैं, है ना, असर्शन और स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं ना, रीजन के, असर्शन और रीजन के, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन बनता है यहां से, इसलिए मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, जो स्पीसीज अच्छी न्यूक्लियोफाइल होगी, इस बात का पता कैसे करेंगे? पता करेंगे उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन से, कितना जल्दी रिएक्शन करता है, कितना फास्ट रिएक्टिव है। जितना जल्दी रिएक्शन करेगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। यानी न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये कैसा है? ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाता है। स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, कि स्पीड जल्दी कौन बन रहा है। तो गुड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल आर द काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो बेस क्या होंगे? जो बेस होते हैं ना, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि स्टेबल कितना है प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कितना स्टेबल है, स्टेबिलिटी कितनी है प्रोडक्ट की, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आती हैं। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा दिया बेस में और न्यूक्लियोफाइल में, कि क्या डिफरेंस हो सकता है बेस और न्यूक्लियोफाइल में। हाँ, उसके बाद देखिए, वैसे तो दोनों दिखने में दोनों स्पीशीज सेम ही है भैया, इलेक्ट्रॉन पेयर H को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दे रहा है, तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि कौन न्यूक्लियोफाइल है। अब बात हमें जो करनी है आगे, हमें जो चैप्टर में पढ़ना है,
वो तो न्यूक्लियोफाइल पढ़ना है, बेस की तो कोई डिस्कशन हमें करनी नहीं है आगे जाके, है ना। तो क्योंकि हमें डिस्कशन न्यूक्लियोफाइल की करनी है, तो हमें न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। यही तो समझना है कौन। अब ये स्पीड तो मैं देखने से रहा, कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा ना। तो अब जो लिखवा रहा हूं ना वो टेक्निक लिख लीजिएगा भैया जी, क्योंकि वो टेक्निक हर जगह यूज होने वाली है। और फिर बाद में मत कहिएगा सर ने बताया नहीं था, हमें समझ नहीं आया। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, एक एक बात को गांठ बांध लीजिएगा। और गांठ कहां बांधनी है आपको पता है, मैंने बताया हुआ है कि आपको गांठ कहां बांधनी है। देखिए एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एग्जांपल समझाऊंगा भाई, मैं पॉइंट बाद में लिखवाऊंगा, पहले एग्जांपल दूंगा उसका। ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक तो है OH नेगेटिव, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है। एक मेरे पास है RO नेगेटिव, एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं इसको, एल्कोक्साइड आयन। और तीसरा मेरे पास है मान लीजिए ये है CHR लेते, चलो CH3 लेते हैं, CH3CO और नेगेटिव, है ना। ये तीन मेरे पास देखो, तीनों न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तीनों बेस भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, मुझे नहीं पता किसको इलेक्ट्रॉन देंगे, मेरे लिए तो तीनों बेस भी है, मेरे लिए न्यूक्लियोफाइल भी है। अब बात क्या आती है, कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए ना कि डोनर एटम सेम है, डोनर एटम सेम है, इफ डोनर एटम सेम है, देने वाले तीन एक ही हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन साथ वाले थोड़े से अलग हैं, यहाँ R लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ CH3CO लगा हुआ है, तब वो क्या कहता है, तब वो कहता है कि जो जितना ज्यादा बेसिक होगा ना, जो जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ही यही होता है भैया, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो जितना बेसिसिटी ज्यादा होगी उतनी ही न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। और बेसिसिटी को चेक कैसे करते हैं, H से करेंगे, किससे करेंगे, H से करेंगे। अब ध्यान से देखिए R का नेचर कैसा होता है, R ये प्लस I इफेक्ट है ना, तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जब H की बात करते हैं तो यहां तो H है, इसका प्लस I इफेक्ट तो इतना होता ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से नहीं देगा इसके कंपैरिजन, मतलब इसकी बेसिसिटी इससे ज्यादा है। बात बेसे में घुसी कि नहीं घुसी, हाँ जी घुस गई। फिर इसको देखिए, फिर यहां तो रेजोनेंस आ गई भैया, जो थे ना वो भी ले लिए, जो थे वो भी ले लिए, यहां तो देने वाले थे, यहां लेने वाले आ गए, तो ये तो देगा ही नहीं, तो सबसे कम हो गया। इसका मतलब बेसिक करैक्टर घटता जा रहा है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हुआ, ये हुआ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डोनर एटम सेम है ना स्पीसीज में, तो जो उनकी बेसिसिटी होगी ना वही उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी होगी। लिख लीजिएगा, सेम ऑर्डर है। ये पहला पॉइंट है जो आपको समझना है। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। ये यूज है चीजें आ गई, इसलिए बता रहा हूं, वरना मुझे कोई क्लिप बताने की। हालांकि 11th में टीचर्स जो है इनको GOC में करवा देते हैं सारी चीजें, बट फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं दोबारा से आपका। जिन बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, ये हमने पहला पॉइंट बना लिया। दूसरा पॉइंट कैसे, देखिए एक मेरे पास है CH3 नेगेटिव, मैंने लिखा था R नेगेटिव, तो R नेगेटिव है ये, ठीक है। इसके बाद मेरे पास है NH2 नेगेटिव, गुनगुना रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, हम पढ़ रहे हैं बेसिसिटी। यहां पर क्या है, OH नेगेटिव, फिर क्या है F नेगेटिव। अब तो आप समझ गए होंगे, अरे अब तो आप चालू बच्चे हो, समझ गए होंगे बिल्कुल। कहेंगे सर, अब आप कहोगे कि जो डोनर एटम है ना वो अगर सेम पीरियड के हों, सेम पीरियड के, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एक ही पीरियड के तो हैं चट्टे बट्टे, तो एक ही पीरियड के होंगे ना, तो भी जो बेसिसिटी होगी ना उनकी, वही उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बताएगी भैया, बताएगी, जरूर बताएगी।
तो ऑर्डर क्या आएगा, मुझे ऑर्डर चाहिए, तो पहले मैं बेसिसिटी का ऑर्डर निकाल लेता हूं, इसका तो अपने आप मिल जाएगा। देखिए भैया जी, कार्बन इज ए वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना दूसरों को देने के चांसेस ज्यादा होंगे, मतलब इसकी बेसिसिटी नाइट्रोजन से तो ज्यादा होगी। इसी तरह नाइट्रोजन जो है वो इससे कम है तो इसकी इससे ज्यादा होगी, ये इससे कम है तो इसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब जो बेसिसिटी का ऑर्डर आया ना ये आएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा। देखिए भाई, आजकल एक कंसेप्ट और चला हुआ है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का, मैं वो नहीं बता रहा हूं, उसके बेस पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को, ऐसा नहीं कि उसके बेस पे नहीं कर सकते हैं, उसके बेस पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कहीं किसी लिटरेचर से, बट उनका कोई इतना ज्यादा यूज नहीं है, आप कंफ्यूज जाओगे, इसलिए हम इस बेस पे ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं इसको, यहां से समझना ज्यादा इजी होता है तुम्हारे लिए। ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बस कहेंगे सर बहुत हो गया, कहां हो गया, अभी तो शुरू किया है, अब देखिए ये यूज होना, ये थर्ड वाला पॉइंट हमारे इस चैप्टर में यूज होगा ज्यादातर, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान से समझिएगा। देखिए आई नेगेटिव है, बी आर नेगेटिव है ना, सी एल नेगेटिव है और एफ नेगेटिव है। अब बता दो बच्चा, अब बता दो, जो अब बता देगा वो छा जाएगा। सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, डोनर एटम सेम ग्रुप के हैं, डोनर एटम बिलोंग टू सेम ग्रुप, एक ही घर के मेंबर हैं, एक ही घर में रहते हैं सारे के सारे, लेकिन वो कहता है कि ये उल्टे चलते हैं, कहता है तो जितना बेसिक होता है उतना ही कम न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये कैसे पता करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ध्यान से देखिए भैया, यहां पर आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए मुझे ऊपर वाले की सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करते रहिए, साफ रहोगे तो माफ रहोगे तो काम करोगे। देखिए आई नेगेटिव से क्या बनता है, अगर मैं इसको एच दे दूं, बेस की तरह काम करेगा ना, तो एच लेगा तो एच आई बनाएगा, एच आई इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मीन्स कि ये एच को देना पसंद करता है, दैट मीन्स कि ये स्टेबल है तो मतलब इसकी बेसिसिटी सबसे कम है ना, ये तो एच को एच से ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन, देखो एच, इसको ऐसे समझिए, देखिए एच आई अगर होता तो ये एच पॉजिटिव और आई नेगेटिव बनाता ना, मतलब ये क्या कर रहा है, देखो ये आई क्या कर रहा है, एच से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब ये ऐसा रहना पसंद करता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, तो मतलब सबसे कम बेसिक है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर अगर हम इस हिसाब से देखें, फिर तो एफ नेगेटिव सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर सीएल नेगेटिव, फिर बी आर नेगेटिव और फिर आई नेगेटिव, मतलब जो उनका एसिडिक का कंजुगेट बेस बन गया हमारे पास है, ये कंजुगेट बेस बन गया, ये कंजुगेट एसिड है, तो एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, तो बेस क्या हो गया, वीक हो गया, है ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैसे, आई सबसे ज्यादा, फिर Br, फिर Cl, फिर F नेगेटिव, क्योंकि आप न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड कर गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, साइज इतना बड़ा है आयोडीन का न्यूक्लियोफिलिक के चक्कर में कि ये न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो आसानी से रिलीज कर सकता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर जो है यहां पर बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, आई नेगेटिव, सबसे वीक कौन है, एफ नेगेटिव। इसीलिए जब हमने फिंकलस्टन रिएक्शन पढ़ी थी, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है जाके देख लें, पता चल जाएगी, फिंकलस्टन रिएक्शन पढ़ी थी, तो वहां पर हम बेटा जी इसीलिए तो NI लेते थे ना, क्योंकि जो आई है ना, आई वो स्ट्रॉन्ग है, इससे क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, मतलब वो भी एग्जांपल किसका था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल था। और अब आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक बात समझ में आ गई, न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी आ गई, कौन कितना न्यूक्लियोफाइल होगा। दूसरी बात, एक बात और आपको मजेदार सी बात मैं आपको बताऊंगा, क्या कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, कहां लिखे, साफ करना पड़ेगा दोबारा से यार, मुझे फिर इस साफ करने वाला चक्कर मार जाता है यार। मैंने आपसे पूछा भी था पिछली वीडियो में कि मुझे कोई तरीका बताइए ना कि साफ ना करना पड़े, आप बताते ही नहीं है।
सोचते नहीं है मेरे लिए तो। चलिए देखिए, एक पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, जो नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से जनरली स्ट्रोंग होते हैं। ये बात बड़े काम की है भैया जी, काम की है, काम की, बहुत काम की है। लिख लीजिएगा कि पॉइंट को जो बता रहा हूं डब्बा बना के कहीं भी कैसे लिख लीजिए, ऐसे डब्बा बना के ऐसे डब्बा बना के लिख लीजिए कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना, वो उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं किससे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से। क्योंकि न्यूट्रल तो न्यूट्रल है भैया, स्टेबल है, फिर भी स्टेबल है। नेगेटिवली चार्ज तो चार्ज आ गया ना, आयनिक स्पीशीज बन गई। आयंस तो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते न्यूट्रल के कंपैरिजन में, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं जनरली मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से। ये बात समझ में आ गई। चलिए जी, अच्छी बात है। एक बात और आपको यही बता देता हूं, फिर तो साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे होते हैं जो ना दोगला कैरेक्टर शो करते हैं, दोगला नेचर होता है जिनमें, दोगला। क्यों? उनको बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास दो दो डोनर एटम है, एक नहीं दो, जैसे यहां तो एक था, एक था, OH के अंदर भी एक था, है ना। कुछ ऐसे भी निकम्मे हैं जो अपने पास ना दो दो डोनर एटम रखते हैं, 2 डोनर एटम, लेकिन 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 काम एक का ही लेते हैं। वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, किसको लेना है काम में। लेते सिर्फ एक हैं, यूज ओनली 1, होते 2 हैं, यूज 1 करते हैं। उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। 2 एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि दोनों काम आने आपके आगे, इसलिए 2 ही बता रहा हूं आपको। एक CN को याद कर लो, इसमें कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। कार्बन करता है तो हम ऐसे लिखते हैं CN, नाइट्रोजन करता है तो हम क्या लिखते हैं, NC। और एक आपको याद करना है NO2 नेगेटिव, या फिर इसको लिखते हैं ONO नेगेटिव। तो ये दोनों तरह से करता है, नाइट्रोजन भी करता है और ऑक्सीजन भी करता है। तो यहां पर ये भी क्या है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल हैं। तो ये 2 बातें याद रखिएगा कि एम्बीडेंटेट क्या होते हैं और नेगेटिवली चार्ज वाले स्टेबल ज्यादा होते हैं। यहां तक बात भेजे में घुस गई होगी अच्छे से कि नहीं घुसी? घुस गई ना, पक्की, श्योर? साफ कर दूं? चलो जी फिर साफ कर देते हैं। अब जो पॉइंट बताऊंगा ना बच्चा जी, अगले वाला धमाकेदार पॉइंट है, आगे वाली सारी रिएक्शंस में यूज होगा। जो प्रॉपर्टी पढ़नी है मैंने आगे हमने उसमें यूज होना है, तो ध्यान से उसको समझिएगा, बड़े ही संयम से, ज्ञान से, धैर्य से, विवेक से, बुद्धि से समझिएगा। क्या पॉइंट है देखिए भैया, कई बार, हर बार नहीं, कई बार जो सोलवेंट हम यूज कर रहे हैं ना रिएक्शन के अंदर, जैसे कई बार पानी यूज करते हैं सोलवेंट हम, अल्कोहल यूज करते हैं सोलवेंट हम, या अमोनिया यूज कर लेते हैं, या और भी बहुत सारे सोलवेंट होते हैं। वो सोलवेंट भी कई बार डिसाइड, मैं कई बार वर्ड यूज कर रहा हूं, हर बार नहीं बोल रहा मैं, कई बार बोल रहा हूं मैं। वो सोलवेंट भी क्या करता है, वो सोलवेंट भी कई बार हमारे न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिसाइड करता है। न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिसाइड करता है कौन? सोलवेंट। तो पहले तो हमें सोलवेंट के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम बता पाएंगे ना न्यूक्लियोफाइल कौन किस में कैसे काम करेगा। तो पहले हम थोड़ा सा सोलवेंट में लिख देता हूं पहले पॉइंट कि समटाइम solvent affect the nucleophilicity। इतना बड़ा बड़ा वर्ड कैसे बना लेते हैं लोग, न्यूक्लियोफिलिसिटी, आराम से छोटा मोटा बोल देते हैं यार, न्यूक्लियोफिलिसिटी टू ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल, सॉरी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। अगर ऐसे नाम इंसानों के लग जाए तो, हाय माय नेम इज न्यूक्लियोफाइल, हाय माय नेम इज इलेक्ट्रोफाइल, हाय माय नेम इज कार्बोकैटायन, वाओ, मजा ही आ जाए, है ना। चलिए जी, कैसे, अब देखिए सोलवेंट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, क्योंकि सोलवेंट के बारे में पढ़ लेंगे तभी तो पता कर पाएंगे न्यूक्लियोफाइल पे कैसे इफेक्ट करता है ना वो। तो सोलवेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये काम आना भी टॉपिक सोलवेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आना है, जो काम आना है वही बता रहा हूँ मैं, काम आना है वही बता रहा हूँ मैं। सोलवेंट हमने अभी तक सोलवेंट 2 तरह के पढ़े, है ना, लेकिन हाँ सर 2 पढ़े हैं। एक तो पोलर, बड़े शरीफ बच्चे हैं,
बड़े नादानी से बोल देते हैं, एक तो पोलर सर, एक नॉन पोलर, एक नॉन पोलर। मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल ठीक बात है। फिर आपसे पूछ लेता हूं मैं, बताओ पोलर कौन से हैं? कहेंगे सर क्या भी पोलर लिख रहा है ना, तो मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो जिनका नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैं पूछूं एग्जांपल, अरे सर हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आए हैं, हमें डाइपोल मोमेंट निकालना आता है। हम H2 लिख सकते हैं, हम NH3 लिख सकते हैं, हम अल्कोहल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। एसिटिक एसिड हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये सारे क्या है, ये पोलर सोलवेंट में आते हैं। किस में आते हैं? पोलर सोलवेंट। और भी होते हैं बहुत सारे, मैं अभी बता नहीं रहा, बट जनरली हमें जो दिखते हैं रिएक्शंस के अंदर वो बात कर रहे हैं। नॉन पोलर में क्या हो गए सर? नॉन पोलर बोल दिया आपने, डाइपोल मोमेंट अरे क्या हो रहा है, जीरो होगा, जीरो होगा। अब अगर जीरो होगा तो एग्जाम्पल भी होने चाहिए याद हमें जीरो के, हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। CCl4 पढ़ लो, पढ़ते हैं, CCl4 पढ़ा भी था हमने, ब्रोमीन को CCl4 में डाला था, है ना? तो CCl4 हमने पढ़ा। बेंजीन हमने पढ़ा, बेंजीन ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आता है। और भी आपने बहुत सारे पढ़े हुए नॉन पोलर में, जैसे कि CH2 हमने पढ़ा हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड, है ना? तो ये सारे किस में आते हैं? नॉन पोलर में आते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? इससे मतलब हमें फिलहाल नहीं है, इसके बारे में हमें आगे नहीं पढ़ना, हमें तो इससे मतलब है भैया जी, इससे 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 इसको समझिएगा ध्यान से। अब साफ कर दूं, साफ कर दे? मेरे पास बोर्ड की अवेलेबिलिटी इतनी है भैया, क्या करें? मैं चाहता हूं कि बोर्ड थोड़ा बड़ा होता मेरे पास, मैं लगा रहता, साफ करना नहीं पड़ता बार बार, टाइम बचता मेरा। कोई बात नहीं, जितना है उतने में संतुष्टि होनी चाहिए इंसान को भगवान ने बनाया ना, तो भगवान को जब संतुष्टि है तो इंसान को क्यों नहीं है? पोलर सोलवेंट जो होते हैं ना बेटा, यहां से अब देखिए, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ये बहुत काम आनी है आगे आपके, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत 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 काम आनी है, बहुत काम आनी है। जो पोलर सोलवेंट है ना, पोलर, ये केमिस्ट्री वाले बहुत चालाक हैं, बोले ये भी दो तरह के होते हैं। अरे यार, कहेंगे सर ये तो हमने सीखा ही नहीं था अब तक। ये भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ठीक है? पोलर प्रोटिक सोलवेंट, इसके बारे में लिख लीजिएगा, सारा बताऊंगा, पॉइंट्स सारे लिख लीजिएगा इसके अंदर काम के। दूसरा आपका है नॉन पोलर कहां से आ गया, पोलर पढ़े ना, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे इसको? कहेंगे PPS, प्यासा, PS पास, ठीक है? पानी पीने से प्यास बुझती है। वाह क्या बात है, मैंने तो कविता बना दी, पानी पीने से प्यास बुझती है। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में ध्यान से समझिएगा, बहुत ही काम की चीज है। देखिए बेटा, ऐसे सोलवेंट, देखिए प्रोटिक बड़ा गया ना, प्रोटिक, पोलर तो दोनों ही होंगे, प्रोटिक प्रोटॉन। ऐसे सोलवेंट जिनके पास हाइड्रोजन है, पहली बात तो। दूसरी बात, हाइड्रोजन इसमें भी होंगे, ऐसे कि इसमें नहीं होंगे। दूसरी बात, जो H दे सकते हैं, लूज कर सकते हैं, H को लूज कर, ये H को लूज नहीं कर सकते। हो सकता है इनके पास H हो लेकिन वो लूज करने लायक ना हो। तो पहली बात तो ये, इनके पास H होगा, वो लूज करने लायक H होगा, और वो किससे जुड़ा होगा? किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है? तो ऐसे सोलवेंट क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सोलवेंट। तो इसमें क्या होता है, इन सोलवेंट के अंदर हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, अरे यार ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसकी वजह से क्या होगी? H बॉन्डिंग भी होगी, है ना? H बॉन्डिंग भी होगी, नॉर्मल सी बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, हमने बताया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, अगर ये एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो H बॉन्डिंग के चांस हो जाते हैं। तो ऐसे सोलवेंट जिनमें H बॉन्डिंग होती है, हम सीधा ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे सोलवेंट जिनमें H बॉन्डिंग होती है, उन सोलवेंट को हम पोलर प्रोटिक सोलवेंट कहेंगे। ये बात समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई बताइएगा मुझे कमेंट करके। जिन सॉल्वेंट्स के अंदर H बॉन्डिंग हो सकती है, ऐसे सॉल्वेंट को हम
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे आसान से शुरुआत करूंगा। वाटर पता है सबको? हाँ सर पता है, एच बॉन्डिंग होती है, ये हमें बताया था। इसके बारे में पता होगा फिर तो, इसमें भी होती है, हाँ सर बताया था। इसके बारे में पता होगा फिर तो, हाँ सर बताया था। इसके बारे में भी पता होगा फिर तो, हाँ सर बताया था। और इसके बारे में तो पता ही पता होगा, सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ के आए हो, जहां पर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास पढ़ाते हैं कि एच बॉन्डिंग की वजह से इसका मास ज्यादा आता है ना। तो ये सब कैसे सॉल्वेंट हुए? ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए। तो उनमें क्या होगा? उनमें या तो हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन वो हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए नहीं हो, मतलब यहां पर ये क्या कर सकते हैं, H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं ना, दे सकते हैं, बट इनके पास दो सॉल्वेंट नॉट कैपेबल ऑफ डोनेटिंग H पॉजिटिव। ठीक है, और इसका मतलब उसमें H बॉन्डिंग नहीं होगी, H बॉन्डिंग नहीं होगी। फिर आप कहोगे सर इसके एग्जाम्पल दे दिए, ये तो हमें पता थे, इसके नहीं पता है, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। तो कृपया करके इसका भी उत्तर दें आपका अपना आज्ञाकारी शिष्य है। चलिए जी, शिष्या या शिष्य है। एग्जाम्पल सबसे आसान स्टार्ट करते हैं, सबसे आसान से। टन 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 टन, क्या बोलते हैं इसको? सर इसको हमने एसीटोन पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है भैया जी। देखिए इसमें हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़े हुए, तो ये रिप्लेसेबल नहीं है। दैट मीन्स कि ये पोलर तो है लेकिन अप्रोटिक है। और जो आपको क्वेश्चन में मिलते हैं ना, वो बताता हूं आपको मैं। एक तो ये मिल सकता है, एक मिलता है डीएमएफ, डीएमएफ, आरएमएफ नहीं, डीएमएफ। आरएमएफ तो टायर होता है ना, हम डीएमएफ की बात कर रहे हैं। एमआरएफ होता है वो, सॉरी। इसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम होता है, फुल फॉर्म, बच्चे फुल फॉर्म के बहुत पीछे पड़ते हैं। एन एन डाई मिथाइल फॉर्माइड, फॉर्मामाइड, पता नहीं फॉर्माइड बोलते हैं, फॉर्माइड बोल देते हैं, फॉर्मामाइड बोल देते हैं। चलो फॉर्माइड लिख देते हैं, ठीक है, फॉर्माइड है। वैसे तो फॉर्माइड होता है ना, फॉर्माइड, एक मिनट, फॉर्माइड, ये लिखो फॉर्माइड। तो ये होता है। अब सर 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 फॉर्मूला भी बता दीजिए ना प्लीज प्लीज, फॉर्मूला। तो बेटा फॉर्मूला बताते हैं। देखिए फॉर्माइड, फॉर्माइड में होता है, फॉर मतलब एक कार्बन, ठीक है, अमाइड मतलब CO N लिंकेज, है ना, और N के साथ N लिखा हूं ना मैंने यहां पे, तो N के साथ दो मिथाइल, तो यानी कि एक ये और एक ये, ठीक है। और देखो कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3, तो जो ना करता हो पूरा उसको H लिख दो। तो ये देखो इसके पास भी H है, लेकिन ये H रिप्लेसेबल नहीं है, ये भी रिप्लेसेबल नहीं है, लेकिन ये पोलर है, डाइपोल 0 नहीं होता इनका। तो ये होता है DMF, काम आएगा, याद करना, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है, दैट इज DMSO, DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। वाओ कितना अच्छा नाम है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, वाओ व्हाट अ नेम। फिर दोबारा से कहेंगे सर फॉर्मूला बता दो जल्दी से। सल्फोक्साइड क्या होता है? SO2 होता है ना, लेकिन यहां पर वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है बेटा, दैट इज DMSO, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी S डबल बॉन्ड O CH3। और भी एग्जांपल देता हूं आपको मैं, एक दो काम आएंगे आपके सारे के सारे। कहां लिखें, इसको साफ कर लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें फिलहाल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा भी सबको साथ साथ। एसिटोनाइट्राइल, इसका फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा, इसका फॉर्मूला आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आसान होता है क्योंकि, इसलिए मुश्किल इसलिए नहीं, आसान इसलिए। एसिटोनाइट्राइल, इसके अलावा कहीं पे लिखा मिल जाए इथर, क्राउन इथर, सिंपली इथर भी हो सकते हैं, सिंपली इथर भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और क्राउन इथर, ठीक है, क्राउन इथर भी लिखा हो सकता है कहीं पे। इसके अलावा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी हम सॉल्वेंट यूज करते हैं इसको एज इट इज। इसके अलावा होता है HMPA, हेम्पा, HMPA फुल फॉर्म क्या होती है? हेक्सा मिथाइल। ये सारे काम के हैं भैया, जेई नीट के लिए ज्यादा काम के ये, एज कंपेयर टू बोर्ड।
नीट जेई में ये सारे सॉल्वेंट कहीं ना कहीं आपको लिखे मिल जाएंगे, इसलिए बता रहा हूं। हेक्सामिथाइल फोस्फरमाइड, सर फॉर्मूला क्या यार तुम भी, ये लो, नहीं सॉरी फॉस्फोरस लेना ना, ये लो भैया FPO। आप क्या बोल रहे हैं, अमाइड बोल रहे हैं ना, फोस्फोरमाइड बोल रहे हैं ना, कार्बन थोड़ी है, तो यहां नाइट्रोजन लगा लो। 1 2 3 हो गए। अब इन तीनों के साथ दो दो CH3 लगा दो, तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। दिस इज द फॉर्मूला। कहेंगे सर क्या अभी मारोगे क्या बच्चों को, बस ये लास्ट था, ये लास्ट था। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हो गए नॉन पोलर सॉरी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा आपको हम बताते हैं, और थोड़ा सा दोनों के बारे में, काम की चीजें, इसलिए ये काम आएंगे आगे जाके आपके बेटा जी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आज एग्जाम्पल जितने भी पढ़ाए हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, एग्जाम्पल जितने दिए हैं, सब कर लीजिएगा। जिनके पास MS आंसर की बुक है वो फिर जाके GOC में जाके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल का जो क्वेश्चन है, बेसिक के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, वहां से सोल्व हो जाएंगे आपके, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और तो कुछ नहीं है। दूसरी बात देखिए भैया, ये जो है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अब नॉर्मल सी बात है H पॉजिटिव देगा, देगा ना कि नहीं देगा, देगा ना। इसे क्वार्टर की बात करते हैं, तो ये H पॉजिटिव देगा और OH नेगेटिव देगा। अब इसके अंदर ये सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट के पास खुद के पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, तो इसके अंदर जब मैं हमारा रिएक्शन मिक्सर डालूंगा, अब उस रिएक्शन मिक्सर में देखो ये भी होगा RX और ये भी होगा न्यूक्लियोफाइल। हम जो न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं ना मेनली, तो ठीक है। यहां से मान लो चला गया X, चला गया कुछ देर के लिए, तो यहां ये बन गया, मान लो R पॉजिटिव बन गया, तो ये क्या है, कैटायन है एक, और ये क्या है, एनायन है एक, है ना। तो क्योंकि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, दोनों इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो ये OH क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे। बल्कि ऐसे मुझे दिखाना नहीं चाहिए इसको, मुझे ऐसे दिखाना चाहिए कि ये इस तरह से है, ये H पॉजिटिव और ये OH, कैसे दिखाएं इसको, ऐसे दिखाते हैं, चलो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट, पार्शियल है ना, तो मतलब पोलर तो है ना। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट है, वो किसकी तरफ जाएगा, इसको कवर कर लेगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ क्या हो गए, वाटर का नेगेटिव पार्ट होगा, और नेगेटिव की तरफ वाटर का पॉजिटिव पार्ट होगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं, दोनों को सोल्वेट कर सकते हैं, कैटायन को भी और एनायन को भी। दे कैन सोल्वेट, दे कैन सोल्वेट कैटायन एज वेल एज एनायन। टेन टेन, समझ में आ गई बात, बोर तो नहीं हो रहे हो, कैसे थोड़े से तो हो रहे हैं, हो रहे हो पक्का, बोर हो रहे हो पक्का, बोर हो रहे हो, नहीं होगे, अब नहीं होगे, देखो ये समझ आ गया। यहां पे देखिए, यहां पर ऐसा कोई H पॉजिटिव नहीं निकलेगा, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि पार्शियल पहुंच जाएगा, पोलर तो है बट एप्रोटिक है। तो एप्रोटिक होने की वजह से, एप्रोटिक होने की वजह से ये सिर्फ कैटायन को ही सोल्वेट कर पाते हैं, कैटायन को ही सोल्वेट कर पाते हैं, सोल्वेट में डिसोल्व कर पाते हैं, अपने अंदर घेर सकते हैं, सोल्वेट ओनली कैटायन। ये दोनों को, कैटायन को भी और एनायन को भी, ये सिर्फ कैटायन को कर सकते हैं। इससे क्या पता चलता है, देखो बेटा जी, अगर न्यूक्लियोफाइल के आसपास एक घेरा बना लेंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट अच्छे से नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वीक बन जाएगा। लेकिन अगर वही न्यूक्लियोफाइल को मैं यहां लेके आ रहा हूं, यहां तो वो सोल्वेट हो ही नहीं रहा, अगर वो सोल्वेट ही नहीं हो रहा तो ये जो रजिया है ना, रजिया ये इन गुंडों में नहीं फंसेगी, ये रजिया गुंडों में नहीं फंसेगी, और अगर नहीं फंसेगी तो आसानी से अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ तो ये रजिया है ना, रजिया इन गुंडों में फंस गई है, तो इसको घर पहुंचने में दिक्कत होगी। तो जो बंदी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही थी ना, जैसे ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आई बहुत वीक बन गई। लेकिन वही बंदी जब पोलर एप्रोटिक में आई ना तो स्ट्रॉन्ग बन गई, क्योंकि इसको घेरने वाला कोई नहीं था, फ्री है, बिल्कुल मस्ती से झूम रहा है, ठीक है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं सारा जो था ना अभी तक राम कहानी गा रहा, जो मैंने एक लाइन लिखी थी ऊपर कि सोल्वेंट आल्सो अफेक्ट द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो ऐसे अफेक्ट कर रहा है, देखो कि एक ही न्यूक्लियोफाइल एक जगह है तो क्या है, वीक बन जाता है, लेकिन वही दूसरे सॉल्वेंट में क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। भैया जी यही तो बतानी थी बात आपको, और तो कोई बात ही नहीं थी।
तो इसीलिए अगर मैं आपसे पूछता कि मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है आई नेगेटिव आहा, Br नेगेटिव आहा, Cl नेगेटिव आहा, F नेगेटिव आहा, तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट में, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में कौन ज्यादा स्ट्रोंग होगा? देखिए जितना एनायन छोटा होता है, आयन का साइज जितना छोटा होता है, ये बात भी आपने पढ़ी हुई है फजान रूल में, वो उतना ज्यादा सोलवेट होता है ना? तो सबसे छोटा कौन है? ये है। तो जितना छोटा होगा उतना सोलवेटेड ज्यादा होगा, जितना सोलवेटेड ज्यादा होगा उतना वीक ज्यादा होगा। तो पोलर के अंदर तो ऑर्डर भैया जी ये आएगा, आएगा ना, आएगा ना? हाँ जी आएगा। लेकिन जब पोलर एप्रोटिक की बात करते हैं तो सोलवेंट है ही नहीं, सोलवेंट है ही नहीं, तो भैया जी उस केस में ना ये ऑर्डर ना ये आ जाता है। और ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है MS चौहान सर बुक के अंदर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सेशनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, उसमें उन्होंने यही स्टेटमेंट दी हुई है कि पोलर प्रोटिक में कौन होता है और पोलर एप्रोटिक में कौन होता है। तो भैया जो करवा रहा हूं ना, चुटकियों में आ जाना चाहिए अब आपको, ऐसा हो ही नहीं चाहिए कि सर नहीं आया समझ में, वरना डंडे लगेंगे, डंडे कहेंगे सर क्यों पागल बना रहे, डंडे कैसे लगाओगे, वो मेरा काम है। चलिए जहां तक बात समझ आ गई, तो सोलवेंट के बेस पे बेसिकली देखना आ गया आपको कि न्यूक्लियोफाइल कैसे अपना स्ट्रेंथ जो है चेंज कर सकते हैं, काम आएगा पॉइंट ये वाला, सबसे जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया यही बहुत काम का है, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को सबको। चलिए जी, हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में सब पढ़ लिया, मतलब हमने एंट्री ग्रुप के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया अच्छे से क्या होता है, आगे तो हम बाद में दोबारा करेंगे उस बात को भी, लेकिन फिलहाल हमने एंट्री ग्रुप के बारे में सीख लिया कि एंट्री ग्रुप क्या होता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? लीविंग ग्रुप के बारे में भैया जी, लीविंग ग्रुप के बारे में। जाने वाला भी तो पता होना चाहिए, आने वाला तो बता दिया, जाने वाला भी तो बताएगा। आने वाले के बारे में तो पता कर लिया कि जो मेहमान आने वाला है वो कैसा है, लेकिन ये तो पता करना है ना कि जो मेहमान जाने वाला है वो क्यों जाएगा, ठीक है? देखिए भाई सिंपल सी बात है, देखिए इसको जाना है, इसको आना है, पहली बात तो ये इससे स्ट्रोंग है, सिंपल सी बात है ये इससे स्ट्रोंग है, ठीक है। लेकिन एक तो बंदा बहुत ही शरीफ हो, जमाई शरीफ हो, गाय हो बिल्कुल, एक थोड़ा सा नटखट हो, थोड़ा सा और नटखट हो, थोड़ा सा और नटखट हो, तो इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? एक तो बिल्कुल बस एक बार आग दिखाई और ये निकल लिया, एक इसे डंडा दिखाया तब निकलेगा, एक बंदूक दिखाया तब निकलेगा, और एक जब खुद आके पकड़ेगा ना इसको तब निकलेगा। इसका मतलब ये इस पे डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है, जो जितना आसानी से जाएगा, इजिली जाएगा, इजिली जाएगा, इजिली डिपार्ट होगा, डिपार्ट मतलब अलग होगा, वो लिविंग ग्रुप अच्छा कहलाएगा। इसके लिए तो अच्छा ही है ना, हमारे लिए थोड़ी, हम थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है, जाए ना जाए, इसके लिए तो अच्छा हुआ ना कि भैया कुछ भी नहीं करना पड़ा, बेचारा 1 मिनट में निकल गया। तो जो आसानी से निकल जाए वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। और लिविंग ग्रुप की एबिलिटी अच्छा होने की किस पे डिपेंड करती है? बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? जितना स्टेबल बेस होगा, बेसिसिटी हमेशा किस बात पे डिपेंड करती है कि स्टेबिलिटी कितनी है बेस की, स्टेबिलिटी ऑफ बेस। जितना बेसिसिटी ज्यादा होगी, जितना स्टेबल ज्यादा होगा, उतना लिविंग ग्रुप क्या होगा? कम होगा। एग्जांपल देख लें, जैसे वही बात है, देखिए आई नेगेटिव की लिविंग, आई नेगेटिव इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, फिर Br नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर F नेगेटिव। अभी बताया था मैंने देखो कि HI क्या करता है, ये बनाता था, ये तो इसको दे के खुश है ना, मतलब ये ऐसे रहना पसंद करता है, मतलब इसकी बेसिसिटी बहुत कम है, तो बेसिसिटी बहुत कम है तो लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा हो गया ना, बताया था ना, यही तो पॉइंट है बेटा जी। तो हेलोजेंस में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप किसको कहोगे? आई नेगेटिव को। सबसे खराब किसको कहोगे? एफ नेगेटिव को। ऐसे कर लो याद, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कि बॉन्ड वीक होना चाहिए ना, तो जितना एक तो कार्बन का बॉन्ड है, एक हेलोजन है,
इसका तो हम यूज कर रहे हैं sp2 या sp या sp3, छोटा ऑर्बिटल होता है, इसके बड़े हैं, आई का तो बहुत बड़ा होगा, तो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी, तो वीक बॉन्ड होगा, तो तोड़ना आसान है। यहाँ ओवरलैपिंग अच्छे से होगी तो तोड़ना मुश्किल है, तो वीक लिविंग ग्रुप हो गया, ऐसे ही बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया आज लिविंग ग्रुप के बारे में और एंटरिंग ग्रुप के बारे में क्या होता है। कल हम मैकेनिज्म समझेंगे रिएक्शंस की, आज तो मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि रिएक्शन होती क्या है, कल हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे, वहीं से बहुत क्वेश्चन है। ये तो बेसिक आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपका सारा यूज होना है आगे जाके, तो इसको अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, लिखिए पॉइंट्स अपने, उसके बाद कल से हम जो करेंगे ना स्टार्ट, वो बहुत काम की चीज है भैया जी, ठीक है। तो आज इसको करते हैं यहीं पे खत्म, कल से हम स्टार्ट करेंगे इसकी मैकेनिज्म्स, SN1 SN2 आपने सुना, नाम तो सुने हैं वैसे बच्चों ने, बहुत होशियार बच्चे हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत डीपली पढ़ाऊंगा और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके सोल्व आपके, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया तो एक एक पॉइंट। तो कल मिलते हैं और तब तक के लिए बन रही कामयाबी के साथ पढ़ते रहिए केमिस्ट्री बाय द सुशील जैन।